मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द दो या दो से अधिक शब्द अपने मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द बनाते हैं। एक नया शब्द बनाते हैं, उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द अपने मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक ही पद का निर्माण कर देते हैं, यानी संक्षिप्त रूप, छोटा रूप कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4, और सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास इसमें वैसे समास दो शब्दों से मिलकर है, सम प्लस और, यानी शब्दों का पास में आकर एक नए शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? सामासिक प्रक्रिया कहलाती है। शब्द निर्माण की ये एक प्रक्रिया है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये भी नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और समास होता है, ये भी एक नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया है। तो समास में जो एक सेंटेंस, एक वाक्य में अनेक पद होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, शब्द अपने मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सामासिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे राजगृह, राजगृह का अर्थ है राजा का घर। राजगृह, राजा का घर, यानी इसका
का विभक्ति चिन्ह का क्या कर दिया गया है यहाँ लोप, और ये दो शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण किया है। ये नया शब्द है राजगृह। इसके अंदर का विभक्ति का लोप हो जाता है, का विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है राजगृह। इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आगे देखिए समास के भेद। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। सबसे पहला कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्यय ए प्लस व्यय। व्यय का सामान्य अर्थ होता है खर्च करना। ए का अर्थ नहीं के अर्थ में कहूँ जिसको खर्च नहीं किया जाता, जिसका बार बार प्रयोग करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। जिसमें लिंग वचन और क्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। इसी प्रकार से पहला हमारा समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ये इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कोई भी लिंग वचन या क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। इसकी पहचान क्या बताई मैंने, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय, यानी इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसी प्रकार इसका प्रथम पद प्रधान होता है। पहला पद अव्यय होता है, दूसरी का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। सेकंड पद होता है, वो प्रथम पद के अनुसार ही अपना अर्थ प्रकट करता है। तो ये दो इसकी क्या होती है, पहचान होती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें दो शब्द हैं, यथा और शक्ति, और इस शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा स्थिति, यथा स्थिति, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, वो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक, प्रत्येक से, आंखों के सामने, घर घर, घर घर, प्रत्येक घर, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी तुरंत। तो जिसका पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो, वह कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। इसकी पहचान है, दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, और मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है, इसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है वह समास उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे
कर्म विभक्ति का लोप होने पर कर्म तत्पुरुष समास, करण विभक्ति का लोप होने पर करण तत्पुरुष समास, अधिकरण विभक्ति का लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, दो पहचान होती है। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल देख के वनगमन, वन गमन, वन को गमन, वन को गमन को विभक्ति का लोप हो रहा है तो क्रम तत्पुरुष समास हो जाएगा। हस्तलिखित, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। देखिए इसके अंदर दूसरा पद प्रधान है, कहाँ पर गमन कर रहा है, वन को। किससे लिख रहा है, हाथ से, यानी से विभक्ति का लोप रहा है। जब साधन सात हो तो करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से। और जब से का अर्थ साथ में हो तो वो कौन सा हो जाता, करण तत्पुरुष से। साधन यदि साथ में है लिखने का तो हाथ से लिखता है, लिखने का साधन हाथ है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित, देवोपासना, देवोपासना, देवों की उपासना, देवों की उपासना की, काके की रारेरी, संबंध तत्पुरुष समास, काके की रारेरी मामेमी, इसके अंदर संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। इसी प्रकार से जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को, जेब को कतरने वाला, कोई भी व्यक्ति का लोप हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास। तो जिस समास की विभक्ति का लोप हो जाता है वह समास उसके में तत्पुरुष समास और जुड़ जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी दो पहचान बताई मैंने। दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए, गुरु के लिए, के लिए, के लिए कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास, के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जिस विभक्ति का लोप होता है वह समास उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे क्रम तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये इसी नाम से जाने जाते हैं। अगला अपना समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का समान महत्व होता है। क्या पहचान होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं इसके, पहली पहचान। दूसरा, दोनों के मध्य, दोनों के मध्य योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह होता है। ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो ये दो इसकी क्या होती है, पहचान होती है। पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के लिखे थे मैंने। पद प्रधान, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है मध्य कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। और तीसरा मैंने बताया आपको द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों अपना महत्व होता है और दोनों पद एक दूसरे के बिगर वो अधूरे माने जाते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाता है वो, द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता पिता, और इसके मध्य और का लोप हो जाता है, और शब्द आता है इसके मध्य, माता और पिता। दाल बाटी, दाल बाटी, दाल और बाटी। आना जाना, आना और जाना। दादा दादी, दादा दादी, दादा और दादी। तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, मध्य के योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, वो समास कौन सा कहलाता है, द्वंद्व समास। अगला समास है अपना पद प्रधानता के आधार पर अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिसका न पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है और न दोनों पद प्रधान होते हैं। जबकि बहुव्रीहि समास में इसका कोई अलग ही अर्थ लिया जाता है, शब्दों से संबंधित अर्थ न लेके कोई विशेष अर्थ में इसका यूज किया जाता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, शब्द से संबंधित कोई अर्थ नहीं, शब्द से संबंधित कोई अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि विशेष अर्थ लिया जाता है। अन्य कोई तीसरा ही विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। वह समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ का हमने शाब्दिक अर्थ के रूप में तो नीला और कंठ नीलाकंठ है जिसका, कौन है, किसका है, शंकर भगवान, शिव जी। क्या अर्थ लिया है हमने इससे, शिव जी। गजानन, गज का आनन है जिसके, गजानन गज का आनन है जिसके, शब्दों से संबंधित अर्थ न लेकर हम क्या ले रहे हैं, गणेश जी। इसी प्रकार से चंद्रचूड़, जिसके चूड़ सिर, मस्तक से या जटाओं में चंद्र है, वह कौन है, शिव है। पद्मासना, पद्म का आसन है जिसके, कौन है, सरस्वती। कमलासना,
कमल का आसन है जिसके, लक्ष्मी। तो जिस समास में हम कोई शब्द से संबंधित अर्थ नहीं लेकर कोई अन्य ही अर्थ लेते हैं वो कौन सा कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है।